नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं न्यूज एट 10। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को देंगे 3,880 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार। वहीं मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आतंकी तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए रिमांड पर। दिल्ली की विशेष अदालत में देर रात तक चली सुनवाई। मुंबई हमलों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज से ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर। कटक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का करेंगे शुभारंभ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 1,350 अंक भागा। वहीं निफ्टी में भी 450 पॉइंट्स से अधिक की बढ़त। और मौसम में आए अचानक बदलाव से उत्तर भारत के कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान। बिहार में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 58 और उत्तर प्रदेश में 22 लोगों की मौत। आइए खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। पीएम वहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं के उपहार के साथ। 3900 करोड़ रुपए से अधिक की जिन 44 परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास होगा, उनसे काशी के विकास को नई गति मिलेगी। ये परियोजनाएं अवसंरचना विकास, विद्युत वितरण संबंधी अवसंरचना, सुरक्षा कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाओं, जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाने, वाराणसी के कारीगरों के कल्याण, सौर ऊर्जा तथा सौंदर्यीकरण, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने और खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने से जुड़ी है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी वाराणसी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 50वां बार आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, काशी के चारों तरफ चौड़ी सड़कों का रिंग रोड का निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण, काशी में चिकित्सा के दृष्टि से टाटा कैंसर अस्पताल का निर्माण, बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण और नमो घाट का निर्माण, गंगा घाट का निर्माण, सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम काम है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में काशी का कायाकल्प हुआ है। पीएम आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड भी वितरित करेंगे। साथ ही विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का बोनस भी हस्तांतरित करेंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि पीएम के नेतृत्व में उनका संसदीय क्षेत्र विकास की नई इबारत लिख रहा है। बनारस में पुल बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं अच्छे, और स्टेडियम बन रहे हैं। स्टेडियम की वजह से जो लोकल जहाँ पे रोड खराब थे, जैसे टूटे उठते हैं, वो रोड भी पूरे क्लियर हो रहे हैं, 4 लेन हो रहे हैं। घाट कहीं ज़्यादा साफ हैं, रोड बहुत अच्छी बन गई है, रोड चौड़ी हो गई हैं, साफ सफाई है। बाहर से जो लोग आते हैं उनकी सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड बाकी हर एक चीज में इम्प्रूवमेंट ही हुआ है पहले से। सभी का यह मानना है कि बनारस शहर में काफी बदलाव देखने को मिलता है। विकास की एक तेज रफ्तार वो दिखाई देती है और उससे आम जनजीवन में फर्क पड़ा है। आम लोगों को फायदा हुआ जो बनारस में रहते हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्थानीय लोग पीएम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र और हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर भाजपा के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। हमारे साथ काशी क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप पटेल जी। दिलीप पटेल जी, क्या तैयारियां हो रही? हम देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की बैठक लगातार चल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी वाराणसी लोकसभा के लोकप्रिय सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में 50वां बार आ रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि
कोई सांसद 11 वर्षों में अपने क्षेत्र में 50 बार से ज़्यादा जा सकता है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री 11 सालों में 50 बार अपने संसदीय क्षेत्र में जा सकता है तो मेरा मानना है वह केवल देश के सचिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। जब प्रधानमंत्री आते हैं काशी क्षेत्र और आसपास को विकास की सौगातें मिलती है। इस बार भी देख रहे हैं 3900 करोड़ की परियोजना है, तो लोकार्पण है या शिलान्यास है, तो किस तरह से देखना है आप काशी के कायाकल्प को? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, काशी के चारों तरफ चौड़ी सड़कों का रिंग रोड का निर्माण, ओवर ब्रिज का निर्माण, काशी में चिकित्सा के दृष्टि से टाटा कैंसर अस्पताल का निर्माण, बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण और नमो घाट का निर्माण, गंगा घाट का निर्माण, सौंदर्यीकरण, ऐसे तमाम काम है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में काशी का कायाकल्प हुआ है। इसलिए वर्तमान का काशी और 2014 का काशी जो लोगों ने देखा है, स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिलीप पटेल जी। उनका कहना था कि न केवल बीजेपी कार्यकर्ता बल्कि पूरी काशी के लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, और खास मौका है जब सांसद बनने के बाद 50वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, ये बहुत खास है। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर स्थानीय निवासियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। काशीवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक हैं। और आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वाराणसी के विकास पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी विकास और आधुनिकता के नए आयाम छू रहा है। हो मनवारे मन से देखो काशी कितनी संवर गई है काशी, बहती गंगा में बहा दो अपने मन की उदासी रे मनवा टडंग टंग टडंग टडंग टंग टडंग। मन से देखो काशी कितनी संवर गई है काशी, मन से देखो काशी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाद आज मध्य प्रदेश का दौरा भी करेंगे। पीएम अशोकनगर जिले में स्थित आनंदपुर धाम स्थित गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं पीएम के दौरे से जुड़ी हुई हमारी एक खास रिपोर्ट। विरासत भी विकास भी, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो मंत्र जिस पर देश लगातार आगे बढ़ रहा है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने की इसी प्रतिबद्धता के तहत पीएम शुक्रवार को मध्य प्रदेश में स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे। अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील में स्थित ये धाम आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र है। पीएम गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही आनंदपुर धाम स्थित मंदिर परिसर का भ्रमण भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। देश के प्रधानमंत्री पहली बार अनंतपुर में आ रहे हैं। हमारे अनंतपुर का भी इससे नाम बढ़ेगा, लोगों में जाएगा, इससे देश में भी जाएगा और विदेश में भी अनंतपुर का नाम बढ़ेगा। इससे बहुत बड़ी खुशी है, हमें भी है, अनंतपुर वासियों को भी है, महात्माओं को भी है। काफ़ी खुश हैं महात्मा लोग, जहाँ के जितने भी हमारे अनंतपुर के भाई हैं, महात्मा जी हैं, वो इस देख के बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कि हमारे यहाँ अनंतपुर में आ रहे हैं। आसपास के लोग भी मैंने देखा काफ़ी उनके भी अच्छा उनके विचार है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बड़े खुश हैं। ऐसा दरबार है ये कि एकदम सच्चा दरबार है, जो आपकी मन्नत है वो पूरी भी होती है और यहाँ कोई दिखावा नहीं है, अमीर गरीब सब बराबर हैं। और प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात, हमारे देश के लिए। आनंदपुर धाम की स्थापना आध्यात्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए की गई है। 315 हेक्टेयर में फैले इस क्षेत्र में 500 से अधिक गायों के साथ एक आधुनिक गौशाला है और श्री आनंदपुर ट्रस्ट परिसर के अंतर्गत कृषि गतिविधियां संचालित की जाती हैं। आनंदपुर धाम अध्यात्म और शांति का तो एक प्रतीक है ही, संस्कृति का तो एक प्रतीक है ही, साथ साथ किस तरीके से मानव सेवा की जा सकती है और संतों के द्वारा एक स्थान को किस तरीके से निर्मित कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इस बात का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ट्रस्ट सुखपुर गांव में चैरिटेबल अस्पताल, सुखपुर और आनंदपुर में स्कूल और देश भर में विभिन्न सत्संग केंद्रों का संचालन कर रहा है। आनंदपुर धाम धर्म और आस्था का प्रमुख केंद्र, वो केंद्र
जिसके प्रति देश दुनिया के श्रद्धालुओं की प्रगाढ़ आस्था है। ये केंद्र इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे संतों के द्वारा एक बंजर और वीरान पड़ी धरती को एक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सकता है। यहाँ के प्रकल्प ये बताते हैं कि किस तरीके से समाज और राष्ट्र की सेवा की जा सकती है। प्रधानमंत्री का यहाँ आना अपने आप में कई मायने रखता है। कैमरामैन गौरव निरुटर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, आनंदपुर धाम, अशोकनगर। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्लोवाकिया दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति आज फिक्की प्रतिनिधि मंडल के भारतीय व्यापारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करेंगी। इससे पहले कल उन्होंने स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भारत स्लोवाकिया संबंधों को रेखांकित किया। भारत और स्लोवाकिया के आपसी संबंध एक दूसरे के प्रति सम्मान और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। पिछले कुछ वर्षों में हमने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी देती। मेरी स्लोवाक नेताओं के साथ हुई सभी वार्ताओं में मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हुई है कि वे भारतीय समुदाय के कड़े परिश्रम और स्लोवाकिया के विकास और प्रगति में उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति काफी सम्मान की भावना रही है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता जयंती झा। और भी उनसे ज़्यादा अपडेट ले लेते हैं। जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा के अंतिम दिन के क्या कुछ खास कार्यक्रम हैं? स्लोवाकिया दौरे का आखिरी दिन है। आज जो ट्रेड डेलीगेशन राष्ट्रपति जी के साथ ट्रैवल कर रहा है, उनके साथ इनफॉर्मल इंटरैक्शन है, जिसके बाद राष्ट्रपति जी भारत के लिए रवाना होंगी। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहा, क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रपति को नित्रा में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। हाँ जी, जो दूसरा दिन था स्लोवाकिया दौरे का, यानी कि कल काफ़ी ऐतिहासिक था। कई अहम पहलू थे उसमें। राष्ट्रपति जी ने एक स्लोवाक भाषा में जो रामायण का पपेट शो है, स्लोवाक डायरेक्टर ने बनाया है, वो देखा उन्होंने। स्लोवाक बच्चों ने जो पेंटिंग्स बनाई भारतीय कहानियों से प्रेरित होकर, राष्ट्रपति जी ने वो देखा, उन बच्चों से इंटरैक्ट किया। उसके बाद वो निट्रा गई, जहाँ पे जैगवार लैंड रोवर की फैक्ट्री है, जो काफ़ी बड़ा इंडियन इन्वेस्टमेंट है स्लोवाकिया में। वहाँ गई, वहाँ के लोगों से मिली, उन्होंने फैक्ट्री का टूर किया। उसके बाद राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, स्लोवाक के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम का जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके तहत एक पेड़ भी दोनों राष्ट्रपति ने पेड़ प्लांट किया निट्रा में, एक पार्क में जी। तो कई अलग अलग पहलू थे कल के दिन में स्लोवाकिया के दौरे में। जी बिल्कुल। और जयंती, हम सभी जानते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की स्लोवाकिया की ये यात्रा हुई है, तो ऐसे में राष्ट्रपति की जो ये यात्रा है वो किस तरह से आप देखती हैं, कैसी रही है ये पूरी यात्रा? जी, बहुत ही ऐतिहासिक दौरा रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, क्योंकि स्लोवाकिया में भारतीय राष्ट्रपति करीब 29 साल बाद कोई भारतीय राष्ट्रपति आया है, तो काफ़ी ऐतिहासिक दौरा रहा। और ये भी नहीं कि सिर्फ जो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, उन्होंने उनका स्वागत किया, स्लोवाकिया के लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। उन्होंने दर्शाया कि कितना इंडियन इन्फ्लुएंस है स्लोवाकिया में, चाहे वो संस्कृति में हो, व्यापार में हो, अलग अलग पहलू में हो। तो काफ़ी ऐतिहासिक दौरा रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्लोवाकिया का। जी बहुत शुक्रिया जयंती, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
आपको बता दें कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की 18 दिन की कस्टडी मिलने के बाद एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिसर के आसपास दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है और साथ ही इलाके में आवाजाही को भी सीमित कर दिया गया है। अब अगले 18 दिनों तक तहव्वुर राणा को एनआईए के तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूछताछ के लिए एनआईए की विशेष टीम भी गठित की गई है। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कोर्ट से एनआईए कस्टडी मिलने के बाद यहाँ पर एनआईए के जो हेड ऑफिस है यहाँ उसको रखा गया है और जो आला अधिकारी है एनआईए के वो यहाँ पर लगातार पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा जो है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। इलाके को पूरी तरीके से यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा में ले लिया है। यहाँ पर तमाम जो लोग यहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं उनसे उनकी पहचान जो है वो पूछी जा रही है, पहचान पत्र देखे जा रहे हैं, उसके बाद ही उनको यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है। तहव्वुर राणा से एनआईए जो है वो तमाम पहलुओं पर पूछताछ करेगी, किस तरीके से ये पूरा हमला जो है वो प्लान किया गया, कौन कौन से संगठन इसमें शामिल थे और पाकिस्तान का क्या रोल था, आईएसआई का क्या रोल था और किस तरीके से इतने बड़े हमले को अंजाम दिया गया। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी 18 दिन तक जो है तहव्वुर राणा एनआईए कस्टडी में रहेगा और एनआईए तमाम पहलुओं पर मुंबई जो आतंकी हमला था उस पर उससे पूछताछ करेगी। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। खबरों में बढ़ते हैं आगे। देश के अन्य राज्यों की तरह ही ओडिशा में भी आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज ओडिशा में योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने से गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी। इसके अलावा जेपी नड्डा कटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्नातकोत्तर बाल चिकित्सा संस्थान की नई इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। इधर मौसम में आए अचानक बदलाव से कल उत्तर भारत के कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। बिहार में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने से जुड़ी घटनाओं में 58 लोगों की मौत की खबर है। वज्रपात से 15 जिलों में 23 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान तेज आंधी से पेड़ और दीवार गिरने से 35 लोगों की जान चली गई। दीवार गिरने से सबसे ज्यादा नालंदा में 22 लोगों की मौत हुई है। वहीं भोजपुर में 5, गया में 3, गोपालगंज, जहानाबाद, पटना, अरवल और मुजफ्फरपुर में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। वज्रपात से सावन में 4, जमुई में 3, सहरसा, अररिया, अपसारण में 2-2, पटना, जहानाबाद, भोजपुर, दरभंगा, अरवल, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, कटिहार और भागलपुर में 1-1 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम ने मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी गुरुवार को खराब मौसम से जुड़ी दुर्घटनाओं में एक महिला सहित 22 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। योगी ने अधिकारियों से राज्य में हुई मूसलाधार बारिश और तूफान के कारण जान माल के नुकसान का शीघ्रता से सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। राहत आयुक्त के कार्यालय के अनुसार 13 लोगों की मौत बिजली गिरने के कारण हुई, जबकि शेष लोगों की मृत्यु दीवार गिरने या छत गिरने के कारण हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के बाद ऑस्ट्रिया दौरे पर हैं। ऑस्ट्रिया में भारत के राजदूत शंभू एस कुमारन ने वियना में उनका स्वागत किया। मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑस्ट्रिया के वित्त मंत्री मार्कस माटरबाउट से मुलाकात की। माटरबाउट ने ऑस्ट्रिया और भारत को साझा मूल्यों वाले स्वाभाविक सहयोगी बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रमुख सुधारों और नीतिगत उपायों के प्रमुख पहलुओं को साझा किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने ई मोबिलिटी और सेमीकंडक्टर के क्षेत्रों में दोनों देशों के स्टार्टअप कंपनियों के बीच विशेष रूप से फिनटेक में निवेश और व्यापार सहयोग के अवसरों के बारे में बात की। वित्त मंत्री ने माटरबाउट को सहयोग के लिए क्षेत्रीय अवसरों का पता लगाने और एक दूसरे के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ
साथ भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। रुक करते राजधानी दिल्ली का, जहां प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लागू होने और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्ड के वितरण की शुरुआत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक क्रांतिकारी कदम, डबल इंजन सरकार का ये मिशन यहाँ के मेरे लाखों भाइयों बहनों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली वासी भी अब आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज करा पाएंगे। और म्यांमार में हाल ही में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत लगातार सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय सेना भी बढ़ चढ़कर राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। भारतीय सेना ने भूकंप राहत कार्यों में रोबो म्यूल्स और नैनो ड्रोन तैनात किए और जो काफी मददगार साबित हो रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगी। ये मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का अब तक का सफर कुछ खास नहीं रहा है। जहां एक ओर सीएसके को 5 मैचों में महज 1 में जीत मिली है, तो वहीं केकेआर की टीम अब तक 5 में से 2 ही मैच जीत पाई है। आज चेन्नई की टीम बड़े बदलाव के साथ उतरेगी। दिग्गज खिलाड़ी MS धोनी सीएसके की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ कोहली के फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। गौरतलब है कि गायकवाड़ पिछले 4 सीजन में से 3 में सीएसके के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे हैं। और आज यानी कि 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन रोग दिवस है। विश्व भर में पार्किंसन रोग के बारे में लोगों में जानकारी और जागरूकता को फैलाने के लिए इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। पार्किंसन रोग क्या होता है, पार्किंसन रोग की पहचान और लक्षण क्या है, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हर वर्ष 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पार्किंसन रोग के विषय में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना। पार्किंसन तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है। पार्किंसन रोग को क्रॉनिक डिजेनरेटिव विकार भी कहते हैं। पार्किंसंस डिजीज एक ब्रेन डिजीज है जिसमें एक केमिकल जिसे हम डोपामीन कहते हैं उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से मरीज के शरीर में कंपन पैदा होता है। उसका काम कार्य में सुस्ती आ जाती है जिसे हम ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं और हाथ पैर सख्त हो जाते हैं जिसे हम रिजिडिटी कहते हैं। आगे चलकर इस बीमारी में मरीज अपना बैलेंस यानी संतुलन खो सकता है। इस बीमारी का इलाज संभव है बशर्त हम इसे पहले पहचानें। इसीलिए इन सब लक्षण अगर किसी में भी नजर आए तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। कई कारक पार्किंसन रोग के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे अधिक आयु। 60 वर्ष की आयु से अधिक होने पर पार्किंसन रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आनुवंशिक कारक, पूर्व में मस्तिष्क में लगी चोट, हानिकारक रसायन जैसे कीटनाशक और अन्य प्रदूषक तत्वों के संपर्क में आना, कुछ दवाओं का सेवन। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में पार्किंसन रोग होने की संभावना अधिक होती है। पार्किंसंस डिजीज में और भी काफी सारे सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर ये बीमारी दवाई से ठीक ना हो तो एक नई तरह की सर्जरी जिसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि डीबीएस कहा जाता है वो भी किया जा सकता है। अनेक शोध कार्य चल रहे हैं जिससे इस डिजीज से ग्रसित मरीजों को राहत मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दिन में हम ये संदेश देना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानिए, इसके बारे में जानिए और इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। परिवारजनों को इस मरीज के लिए सहानुभूति रहना भी बहुत जरूरी है। कुछ सावधानियां रखकर पार्किंसन रोगी को जटिलताओं से बचाया जा सकता है, साथ ही गिरने की संभावना को भी कम किया जा सकता है। पार्किंसन रोग समय के साथ बढ़ता है और रोग के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं जो रोगी के जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। इन समस्याओं को कम करने के लिए दवाओं और इलाज की आवश्यकता होती है।
दवाओं के अलावा ब्रेन स्टिमुलेशन भी मूवमेंट डिसऑर्डर जैसे पार्किंसन की बीमारी में काफी कारगर है। नई तकनीकों से पार्किंसन रोग को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव से पार्किंसन रोगी के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। किरण भारद्वाज, टीडी न्यूज। और इसके साथ ही न्यूज़ 18 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।